अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में काफ़ी छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं। एपीसी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान जो हुई थी, उसमें नवाज़ शरीफ लंदन से उन्होंने टेलीफोन के ज़रिए ख़िताब किया था। एक ज़माना था कि जब अल्ताफ़ हुसैन लंदन से ख़िताब करते थे तो नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते थे तो ये कहते थे लंदन से क्यों ख़िताब कर रहे हो। आज इनकी मजबूरी आई है तो इनको करना पड़ रहा है। कहानी मुख्तसर है कि पाकिस्तान में आज तक एक भी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर्मी की आशीर्वाद के बग़ैर नहीं बनी, एक भी। इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि पाकिस्तान के तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स आज तक आर्मी के अप्रूवल से ही बने हैं। डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो कि अब इंडिया में तो मरने वाली है, तकरीबन मर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में आज भी डायनास्टिक पॉलिटिक्स चल रही है। बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, नवाज़ शरीफ की बेटी, मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे, मतलब उस, और महमूद ख़ान अचकज़ई हैं, वो अब्दुल समद अचकज़ई के बेटे, ये सब किसी न किसी सियासतदान के बेटे हैं। ये वन वे और अदर हमेशा पाकिस्तान पर रूल करते रहें और आर्मी की छितर छाया में ये रूल करते रहें। इस एपीसी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हम पुरानी पगार पे काम करने को तैयार हैं, इमरान खान को हटाओ। ये है मकसद, और इस एपीसी का और कोई मकसद नहीं है। इसमें इतने मजाक हुए हैं इस एपीसी में कि मैं आपको बता नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान स्पीच कर रहे थे जब, तो उनको गलत स्पीच पकड़ा दी गई थी जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी को थोड़ा दिया, तो ड्यूरिंग द स्पीच उनको रोका गया और उनसे स्पीच बदलवाई गई। ये तो इनका हाल है। आप ज़रा देखिए, आगे बढ़ते हैं फिर। क्या इमरान खान की नजर में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कमजोर है? मुझे नहीं मालूम था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी बेसहारा और यतीम हो चुकी है। मौलाना साहब ये मत पढ़े, आपका ये नहीं, ये है नया, ये मुझे दे दीजिए बस, ये नया है। तो इन और आउट पाकिस्तान, अगर कोई इस एपीसी से कोई उम्मीद लगा के बैठा है तो वो बेकार है, क्योंकि ये लोग अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें मौका दो, इमरान खान ना अहल है। आप लोगों ने बड़ा पाकिस्तान की खिदमत कर ली है, क्योंकि बहरहाल ये लोग कभी आर्मी से हट के कुछ भी नहीं कर सकते। यही नवाज शरीफ, यही जरदारी आर्मी को लायंस शेयर देते रहे हर चीज़ में, चाहे वो सीपैक हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, कराची ऑपरेशन हो, जितनी भी चीज़ें हों। वज़ीरिस्तान और KPK में पठानों के ख़िलाफ़ मुस्तकिल ऑपरेशन चल रहे हैं मुशर्रफ के दौर से। मजाक की इंतहा देखें कि करंट गवर्नमेंट इमरान खान की जो कैबिनेट है उसके आधे से ज़्यादा मिनिस्टर तो मुशर्रफ की कैबिनेट के थे, और बाकी जो आधे हैं वो इमरान खान के ज़ाती दोस्त हैं। और ये वो ज़ाती दोस्त हैं जैसे फैसल वावड़ा, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, बिलियनर है, जिसकी डजन्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ तो खाली लंदन में है, जिसका वो हिसाब नहीं दे रहा। इसके बारे में अभी इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक लिस्ट इशू की है कि टैक्स पेयर्स की, उसमें फैसल वावड़ा इज़ नॉट ए टैक्स पेयर, ए बिलियनर मैन, मिनिस्टर, और ऐसे कई हैं बेशुमार। पीपल्स पार्टी के, नून लीग के तो हैं ही, इमरान खान की पार्टी के बेशुमार लोग जो कि इस वक्त पाकिस्तान में दावा कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब ढकोसला है। तो ये एपीसी जो है वो सिंपल, उसका एक ही मकसद है कि किसी तरह हम पावर में आ जाएं, आर्मी हमें एडॉप्ट कर ले। बॉटम लाइन ये है कि आर्मी को दूर करो, ये करो, वो करो। एपीसी से पहले भी ये जनरल बाजवा से मिल के आए थे, और एपीसी के बाद भी शहबाज शरीफ और ये सब मिलने की कोशिशें कर रहे हैं जनरल बाजवा से। आर्मी को हटाने का एक ही तरीका है कि ब्लेटेंटली आर्मी के ख़िलाफ़ अवामी मूवमेंट चलाई जाए, सड़कों पर आया जाए। अब ये क्या कह रहे हैं, इस हुकूमत को हटाओ, नए इलेक्शन कराओ। किसको कह रहे हैं? आर्मी को कह रहे हैं, यानी आर्मी ही नए इलेक्शन कराए। Who the hell is आर्मी? इसके बारे में क्लियर बात है कि ये सब पार्टियां हुकूमत में आना चाह रही हैं, गवर्नमेंट में आना चाह रही हैं विद दी अप्रूवल एंड विद दी आशीर्वाद ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो इट इज़ नथिंग मोर देन ए ढकोसला ये एपीसी। मैं इस पे मज़ीद आपको क्या बोलूँ, ये सियासतदानों के हाल देख लें।
दुनिया का कोई एक आर्मी जनरल बता दे जो पॉलिटिशियन से इस तरह कंधे पे हाथ रखता हो, इस तरह वो करता हो। और पॉलिटिशियन, ये नमाज में हम जैसे अल्लाह के उसके आगे खड़े होते हैं ना अदब बना के, देख लें सारे इस पिक्चर में आपको नजर आएंगे कि अदब बना के खड़े हुए हैं आर्मी जनरल के आगे। फौजी नहीं खड़े हुए, फौजी पीछे देखें हाथ खुले हैं इनके, लेकिन ये सारे पॉलिटिशियंस का हाल देख लें। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस गंद पार्टी ऑफ APC। गवर्नमेंट में इमरान खान गंद मौजूद है तो ये सवा गंद मौजूद हैं। ये सब एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे हैं। पाकिस्तान में आवाम के हाथ में है, पब्लिक के हाथ में है कि सड़कों पे आए और आसिम बाजवा, कमर बाजवा और इन आर्मी जनरल्स को इनकी नानी याद दिलाएं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, ये बच्चे का रेप होता है। तारिक जमील कहते हैं, मौलवी तारिक जमील हुरों वाले, जब वो लाहौर का मोटरवे रेप हुआ, कि पाकिस्तान में को एजुकेशन इज़ द रीज़न फॉर दिस रेप। को एजुकेशन, मदरसों में बच्चों का जो रेप होता है उसमें को एजुकेशन कहाँ से आ गई? तारिक जमील ढकोसले, टोपी ड्रामे, क्या इनको गालियाँ दूँ? ये बच्चा जो छोटा सा एक रेप हुआ है, इसमें कौन सी को एजुकेशन है? पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी का आलम है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड जो मैं कह रहा हूँ। आपको याद होगा कि 2-3 हफ्ते पहले शियाओं के खिलाफ इतना ज़बरदस्त मुजाहरा किया था, देवबंदी और बरेलवी पार्टियों ने मिल के किया था। और मैंने उसी वक्त आपको वीडियो में बताया था कि ये आपस में देवबंदी फिर बरेलवियों पर हमला करेंगे। तो ऑलरेडी शुरू हो गया ये आप देखें, ये बरेलवियों की मस्जिद है जिस पे देवबंदियों ने हमला किया है। अब किसी को ब्लास्फेमी नज़र नहीं आती। यहाँ पे कुरान की बेइज्जती हुई, यहाँ पे हदीसों की किताबों की बेइज्जती हुई, यहाँ पे मस्जिद की बेहरमती हुई, उस पर कोई नहीं बोलेगा, तब इनको ब्लास्फेमी याद नहीं आएगी। लेकिन एक आदमी खाली जो कहता है कि मैं अहमदी हूँ, अहमदी पाकिस्तान के कानून का एक शहरी है, कानूनी शहरी है, उसको मार देंगे, उसको कत्ल कर देंगे और फिर उसके लिए पूरी कौम उसकी मुबारकबाद देगी उस कातिल को। ये है जी बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। 17 हिंदू एक दिन में कन्वर्ट हुए। हिंदुओं के लिए, शियाओं के लिए, सबके लिए पाकिस्तान एक रहने की जगह अब नहीं रही। आपको रहना है तो आप इन मुल्ला मिलिट्री अलायंस के गुलाम बन के रह सकते हैं और कुछ नहीं। एक दिन में 17 हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया पाकिस्तान में। APC के बारे में आपको एक और चीज़ बता दूं कि APC के बाद हुकूमत के, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो और इनके पेड मीडिया लगातार लगे हुए हैं। ये वो है, ये फैयाज चौहान है मिनिस्टर, स्पोक्सपर्सन पंजाब गवर्नमेंट, पीछे बंदूक रख के धमकियां दे रहे। दुनिया का मुझे कोई एक मिनिस्टर दिखा दें जो अपनी कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे बंदूक रख के बैठा हो, एक बता दें। इट हैपन्स ओनली इन बनाना रिपब्लिक। एक और वाकया हुआ है कि सिंध का मैं आपको कुछ बता दूं कि सिंध में 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत शुरू की तो सिवाय मार्शल लॉ के 2 पीरियड के कंटिन्यूस पीपल्स पार्टी रूल करती आई है। इस वक्त सिंध में 2007 से अब तक कंटिन्यूस पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और सिंध रूरल हो या अर्बन हो, कराची हो, हैदराबाद हो, लाड़काना हो, कोई भी सिंध का शहर हो, तबाही है, बर्बादी है, कुछ भी नहीं है। ये बच्चा बेचारा रोता रहा कि मेरा मुर्गा गंदा पानी पीने से मर गया। बिलावल भुट्टो को गालियां दे रहा था ये बच्चा कि मेरा मुर्गा मर गया, तुमने क्या पानी दिया है हमें, तुमने हमें ज़िंदगी में क्या सहूलियत दी हैं, ये वो। ड्रामा करने के लिए रेंजर्स, पुलिस, फौज का हाजिर सर्विस रेंजर्स ऑफिसर जाता है, उस बच्चे को थोड़े गिफ्ट देता है और पब्लिसिटी का इंस्टेंट देखें। यार तुम्हारा फौजियों ये काम नहीं है, ये काम नहीं है। ये हो रहा है सिंध में। ये आप देखें, ये एक जर्नलिस्ट है मेला, बदबूदार जर्नलिस्ट, लेकिन ये वाली बात इसने देखें किस तरह सच बोल दिया है। लालू खेत जहां ये हमारे बाजार की तरह कोई बड़े बड़े स्टोर ज्यादा तादाद में नहीं है, हैं तो सही,
94 अरब रुपए। लालू खेत से जो टैक्स जमा होता है वो लाहौर शहर के मजमूई टैक्स से ज्यादा है, 94 अरब रुपए। ये कहता है कि कराची की एक मार्केट का टैक्स पूरे लाहौर सिटी के टैक्स से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कराची की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सदर, लियाकताबाद सुपर मार्केट या कोई भी मार्केट उठा के देख लें, पूरे पंजाब से ज़्यादा टैक्स एक मार्केट देती है कराची की। और रिटर्न में कराची को क्या मिलता है? लाहौर, जिसको हम पाल रहे हैं कराची वाले, लाहौर में मेट्रो बस भी है, मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन भी है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। और कराची में टूटी फूटी बसें, उसकी छतों पे लोग सफ़र करते हैं, स्कूल के बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं। ये कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, ये भिखारियों को, पूरे पाकिस्तान को कराची पाल रहा है। इन रिटर्न कराची गेट्स नथिंग। दिस इज अलार्मिंग, दिस इज अलार्मिंग। सिंध के लोगों को उठना होगा, क्योंकि कराची इज सिंध। कराची सिंध का कैपिटल है, कराची सिंध का इंटीग्रल पार्ट है। सिंध के तमाम लोगों को, चाहे वो सिंधी हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं, मुहाजिर हैं, कोई भी हैं, इस पंजाबी आर्मी की हेजमनी से निकालना होगा सिंध को। कराची का 60% एरिया कंटोनमेंट के पास क्यों है? ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है? शर्म आनी चाहिए इसको डेमोक्रेटिक कहलाने वाले। कराची में कुछ भी नहीं है। इन्होंने अभी पेशावर में मेट्रो बनाई, जो कि दुनिया की महंगी तरीन मेट्रो है, मेट्रो बस। उस बस का यह हाल है कि 2-3 बसों में आग लग गई, 2-3 बसें खड्डे में गिर गईं, एक बस का पुल टूट गया। बसों की हालत खराब है, अब मेट्रो बंद पड़ी है। और सब्सिडी पेशावर मेट्रो को गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट, जो कि KPK में 8वां साल है उनका हुकूमत का। इमरान खान 2013 से KPK में रूल कर रहा है, 2012-2013 से। और वहाँ पे दुनिया की महंगी तरीन मेट्रो बनाई है, मेट्रो बस, जो कि अभी इसने शुरू की है, 2 महीने पहले बंद पड़ी है। ये तो इनका हाल है, करप्शन एवरीवेयर। इन पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर, तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी के मिनिस्टर्स और पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स, बेड़ा गर्क किया हुआ है। बलोचिस्तान को लूटा जा रहा है। और अभी APC में जैसे बताया था, नवाज शरीफ ने स्पीच में खुल के कह दिया कि यही आसिम बाजवा, किसका बच्चा आपको पता है? आसिम बाजवा सदर्न कमांड का कमांडर था जब, तो उसने बलोचिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी गिराई थी, क्योंकि इनको बलोचिस्तान से हर चीज़ लूटनी है। इनकी लालच का कुआं भर नहीं सकता। ये इतने हरामी लोग हैं कि मैं बता नहीं सकता कि दुनिया में आपको इन पाकिस्तान फौज से ज़्यादा घटिया इंसान नहीं मिलेंगे। थोड़ा मैं भारत की तरफ जाने से पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको बता दूं। मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आरिफ भाई, आप यूनाइटेड नेशंस जिनीवा ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन में क्यों नहीं गए? तो देखें, इस वक्त जो यूरोप की हालत है और जो हालात चल रहे हैं कोरोना के हवाले से और क्वारंटीन और इन चीज़ों के हवाले से, तो इस वक्त जिनीवा में जाना बेकार है। जिनीवा में इस वक्त सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जिनको अपना सेल्फ प्रोजेक्ट करना है और जिनको अपनी दुकान चलानी है, वो लोग जाके वहाँ पे मक्खियाँ मार रहे हैं। वरना जिनीवा में इस वक्त खाली हुकूमतें, जैसे भारत की सरकार ने अभी बलूचिस्तान पे एक छोटी सी वो की स्पीच और पाकिस्तान को लताड़ा है, और ये 2-3 बार भारत कर चुका है इस सेशन के दौरान, क्योंकि सेशन का दूसरा हफ्ता चल रहा है। ये 3 हफ्ते का सेशन है। यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़े कर दूं कि हमारे कुछ दोस्त बड़ा शो कर रहे हैं कि हमने ये तीर मार दिए, वो तीर मार दिए। तो यूएन का सिस्टम में ज़रा आपको समझा दूं कि यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी बॉडीज़ हैं, जिसमें से एक ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जो जिनीवा में होती है। 2 जो मेन बॉडीज़ हैं ना यूनाइटेड नेशंस की, वो हैं सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन जनरल असेंबली। ये 2 बॉडीज़ न्यूयॉर्क में होती हैं, न्यूयॉर्क में होती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, और 10 इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। सिर्फ वो 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में बैठते हैं और तकरीरें करते हैं। यूएन जनरल असेंबली में सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स हैं 200 के करीब,
सिर्फ वो स्पीच कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता, मेरे जैसा या किसी और जैसा। और जिसने हेड ऑफ स्टेट, इवन जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अगर यूएन जनरल असेंबली में स्पीच करनी है उनको, तो उनको न्यूयॉर्क जाके स्पीच करनी है, अपने बेडरूम में बैठ के कोई स्पीच नहीं करता, वो भी यूएनजीए में, नेवर। तो जो ये कर रहा है वो फेक है, और उससे पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है जो इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं। बाकी जो बॉडीज़ हैं यूएन की, जैसे ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ऐसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, यूएनएचसीआर है, आईएलओ है, बेशुमार एजेंसीज हैं, उसमें ज़्यादातर जिनीवा में होती हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास साल में 3 बार होता है, मार्च में 4 हफ्ते के लिए होता है, जून में 3 हफ्ते के लिए होता है, और सितंबर में 3 हफ्ते के लिए होता है। मैं जून के सेशन में भी इसीलिए कोरोना की वजह से नहीं किया था, मार्च के सेशन में मैं उधर था, लेकिन तीसरे हफ्ते में मुझे फिर वापस आना पड़ा जब उधर इस सेशन को वाइंड अप कर दिया गया था। और इस सेशन में भी मुझे बड़ा लोगों ने समझाया कि जाओ, लेकिन मैं इसलिए जाने को तैयार नहीं कि वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा सिवाय दुकानदारियों के इस वक्त, तो बेकार है। और जो इसको फजूल में इसको यूज़ कर रहे हैं ना, जो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि कम से कम आवाम के जज्बात के साथ ना खेलें और फेक न्यूज़ को ना फैलाएं। जो कर सकते हैं वो करें। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, मैं 1994 से यूएन जा रहा हूँ और आज 26वां साल है। मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी गंद है ना जो पाकिस्तान फौज, उसके खिलाफ स्पीच की है, क्योंकि मुझे पता है रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन साउथ एशिया एंड बियॉन्ड इस पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की टेररिस्ट आर्मी, जिसने हमेशा टेररिज्म को प्रोमोट किया है, जिसने हमेशा टेररिज्म को नर्चर किया है, टेररिस्टों को बनाया है, जिसने, वही बुनियाद है। और मेरी एक लफ्ज़ कोई दिखा दे निकाल के कि मैंने कभी भारत के खिलाफ एक लफ्ज़ बोला हो। भारत के खिलाफ दिल में हमेशा मोहब्बत रही है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें आर्मी का दिया हुआ वो चूरन चाटने नहीं दिया, भारत दुश्मनी का। हमारे दिल में हमेशा हमारे माँ बाप ने बताया है हमें कि भारत वॉज अवर देश। इस पे हमें लोग ताने भी मारते हैं कि आपके माँ बाप क्यों छोड़ के गए थे और ये था। तो भाई साहब, लंबी कहानियाँ हैं, मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि कोई इरादा नहीं था हमारे घर वालों का छोड़ के जाने का। लास्ट मोमेंट तक हमारे घर वाले अपने गांव से जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन ये जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, उसमें साजिशें रची गई थीं और बाकायदा हमले किए गए थे। ख़ास तौर पे जब रावलपिंडी और फैसलाबाद लाइलपुर होता था, यहाँ से जब सिखों की ट्रेनें जा रही थी, जब अमृतसर पहुँची तो वो लाशों से भरी हुई थी। तो उसका रिएक्शन फिर उधर आया भारत में, और मुसलमानों की बस्तियों पे भी हमले हुए थे। ये एक साजिश थी, इसको आपको मानना होगा। उसमें हम लोग बेगुनाह लोग थे, उसमें हम लड़ने भड़ने वाले गुजरात के लोगों की, आज भी भारत की फौज में कितने लोग हैं गुजरात के। हम लोगों का ये काम नहीं था। हमारे घर वालों ने रातों रात 4 कपड़े उठा के, हमारे खानदान के खानदानों ने हिजरत की थी। हमारी अम्मी के खानदान ने तो 9 महीने भोपाल के नवाब ने उनको पनाह दी थी, क्योंकि हमारे गुजरात में जूनागढ़ के गांव में रहने जैसा नहीं रहा था। अब क्या मजबूरियां थीं उस वक्त की सूरत हाल में जाके देखें। लेकिन उन्होंने हमें कभी भारत दुश्मनी का पार्ट नहीं पढ़ाया। तो मेरा तो शुरू से ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैंने हमेशा, और मैं भारत की कोई चमचागिरी नहीं कर रहा, मेरे देश की, मैं सच बताता हूँ। मेरे साथ मेरे आर्ग्यूमेंट से मैं लॉजिक पे बात करता हूँ और आर्ग्यूमेंट के साथ बात करता हूँ। मेहरान मरी ने कहा ना, मेरे जो शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हिंदूज आर दी मोस्ट टॉलरेंट पीपल ऑन अर्थ, ये मेहरान मरी ने इसको इंडोर्स किया। कोई झुटला सकता है तो झुटला दे। कोई और रिलीजन इतना पीसफुल नहीं है दुनिया में, कोई और नेशन इतनी पीसफुल नहीं है दुनिया में। और जब भी हिंदुओं को हमेशा दबाया गया है, चाहे भारत में मुसलमानों की हुकूमत हो, अंग्रेज़ों की हुकूमत हो, हमेशा हिंदुओं को दबाया गया। और आज 47 के बाद भी एक अपीजमेंट की जो हुकूमत चलती रही है, उसमें हिंदू ही दबाया गया है। ये अब जाके हिंदुओं में अवेयरनेस आई है और वो आहिस्ते आहिस्ते अपने रिलीजन, अपनी कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन पे प्राइड शो करते हैं। इसको अगर कोई एक्सट्रीमिज़म कहता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहने वाले कहते रहें। यू आर राइट माई हिंदू ब्रदर्स। तो भारत में एक फिल्म अभी जिहादी टेरर के नाम से
वो हुई तो उस पर हंगामा मच गया है। लेकिन इसी चैनल पे हिंदू टेरर, सैफरॉन टेरर, बरखा दत्त ने ये फिल्में की थी, उस पर कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आ जाते हैं सारे एतराज़ करने वाले। ये शैला रशीद फरमाती हैं कि भारत अब मैस बन चुका है और ये और वो, तो ऑफ कोर्स भारत को मैस आप लोगों ने बनाया था। अब ये एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो पुराने मैस को साफ कर रही है, कचरा साफ हो रहा है। शैला जी, राणा जी, सबा जी, अरफा जी, आप लोगों की सबकी सफाई होनी है। और ये जो आपकी पनौती है बरखा, आपको सारे गलत कामों में, जितने गलत काम करने वाले लोग हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए सबसे पहले बरखा पहुंचेंगी। याद है ना कारगिल, मुशर्रफ के साथ ये पेंगें बढ़ा रही थी और इन्होंने मुशर्रफ की बड़ी तारीफें की थी। ये वायर, ये एनडीटीवी, देखे ना क्या कह रहा है, हिंदुओं को इंडिया को वार्निंग दे रहा है, चाइना को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये हाल है, इसकी सफाई हो रही है। और गटर की सफाई करते हुए हाथ थोड़े गंदे होते हैं तो होने दें, फिक्र ना करें। मोदी जी, नेशन इज विथ यू, एंटायर फ्री वर्ल्ड इज विथ यू। आप अंदर भी सफाई करें, बाहर भी सफाई करें। और सबसे बड़ी गंद आपके जो बगल में वेस्ट में बैठी हुई है पाकिस्तान, उसका तो पूरा सफाई करना अब ज़रूरी हो गया है। तो भारत के हवाले से ये चीज़ें हैं। कश्मीर में आपने देखा कि जर्नलिस्ट पकड़ा गया है, जो बड़ी चीज़ें आएंगी बेटा। ये जो तुम लोग एनडीटीवी वालों और ये जो सागरिका है, मुझे ब्लॉक करने से क्या होगा मैडम? आप ब्लॉक होने वाली हैं अभी पूरे भारत में। आपका जो टब्बर है ना ये पूरा, चाहे वो बरखा हो, राजदीप आपका पति हो, या ये सो कॉल्ड मुस्लिम, मैं इनको मुस्लिम नहीं मानता। ये अरफा, राना, इनका लाइफ स्टाइल जो प्रीच करती हैं उसका ऑपोजिट है। One of the most hypocrite people are Muslims, communal leaders and journalists. तो इन लोगों की सफाई होने वाली है, तो इसलिए इनकी चीखें निकल रही हैं। निकलने दें, फिक्र ना करें। तो अजीज दोस्तों, मेरे जो दिल में होता है ठाक करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी की घबराहट नहीं है। मैं गरीबी हाल में जिस तरह खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ, मैं अपनी ज़िंदगी एक उसूल के तहत गुजार रहा हूँ। अगर मैंने पैसे कमाने होते तो इसी मेरे घर के दरवाजे पे बड़े बड़े लोग आते हैं। खाली इसी जिनीवा सेशन के लिए मुझे लिफाफे आए कि आप जाएँ अटेंड करने के लिए, मैंने मना कर दिया है और मैं नहीं करूँगा एक्सेप्ट। मैं सिर्फ व सिर्फ राइट कॉज के लिए लड़ता हूँ। उसके लिए मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी की फाइनेंशियल एड की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों का मान है जो मुझे ये कायम रखा हुआ है। वरना कई बार ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ अपने दोस्तों की वजह से ही मुझे पिछले काफ़ी अरसे से मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ कि उनकी वो मेरे काम में बड़ी अड़चनें डाल रहे हैं। लेकिन फिर मैं वापस, जब मेरे भारतीय परिवार का मैसेजेस आते हैं, मुझे हौसला अफजाई देते हैं, मुझे इतना मान देते हैं, तो मैं कहता हूं कि नहीं बेटा, फिर तो उठना होगा तेरे को। जब पूरी एक कौम, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए बेस्ट विशेस कर रहे हैं, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से, तुम्हारे मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो फिर तू नखरे नहीं कर। फिर मेरे अंदर एक हौसला आता है, फिर मैं वापस उठ के आगे बढ़ता हूँ। इंटरव्यूज़ के हवाले से भी पुष्पेंद्रा जी, तारिक फत्ता जी, सुशील पंडित जी और बड़े बड़े लोगों के मैं इंटरव्यू करता रहा, जिसके 8-8 लाख भी व्यू हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि यार अब तुम हर आदमी का तो इंटरव्यू नहीं करो, तो भाई थोड़ा वैरायटी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझ जैसा आम आदमी अच्छा बोलता है, खुल के बोलता है, मैं उसका इंटरव्यू करता हूँ। मैं उसका ये नहीं देखता कि वो कितना बड़ा नाम है और क्या है। तो मेरी कोशिश होती है कि आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू ले आऊँ। मैंने कल इंटरव्यू किया है सना साहिबा का। सना साहिबा एक प्राउड भारतीय शहरी हैं जो कि ताइवान में रहती हैं। उन्होंने बड़ी आई ओपनिंग चीज़ें हमें बताई हैं, क्योंकि ताइवान के हवाले से हम इंडियन पाकिस्तानियों की इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। बड़ी इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू है, मैं उस पर वर्किंग करूँगा आज या कल में, और कल या परसों आपको वो मैं पोस्ट कर दूँगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं जितना करेक्ट ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का और अपना ला सकूं, आपके सामने लाता रहूँगा। जहाँ मैं गलत हूँ
आप लोगों से करेक्शन की दरख्वास्त है, क्योंकि मैं आज जो भी बोल रहा हूँ ये मुझे आप लोगों ने बनाया है, मुझे आप लोगों ने एक एक चीज़ सिखाई है, कैमरा चलाना तो एडिटिंग, वरना आप पिछले 1 साल पहले की मेरी वीडियोस देख लें। और आज तो आई एम इम्प्रूविंग, आई एम ए डफर स्टूडेंट, लेकिन आई एम स्टिल इम्प्रूविंग, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की सपोर्ट से। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। In Pakistan, the plight of people under its subjugation is well represented by the state of affairs in Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa and Sindh.